नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल सल्तनत दिल, जिसकी ये तीसरी और लास्ट एपिसोड है। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को सेकंड के साथ ही इसका लास्ट पार्ट दे दूँगी, तो इसीलिए फिर मैंने आप लोगों को थोड़ी देर के बाद अपलोड कर दिया। और यकीनन आप लोगों को इस लास्ट पार्ट का बेसब्री से इंतज़ार होगा, तो आप लोगों को मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते हैं और इसके आखिरी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सुबह जब उसकी आंख खुली 9 बज रहे थे। उसने बेख्तियार मोबाइल उठाकर देखा। वो अलार्म लगाना भूल गया था, एक अलार्म ना लगाने, और दूसरा देर से सोने की वजह से उसकी फजर की नमाज कज़ा हो गई थी। उसने अफसोस से गहरा सांस लिया और बेध्यानी से छत को देखने लगा। फिर जैसे चौंक कर दाएं तरफ देखा, वो अब भी सो रही थी। वो कितनी ही देर उसे देखता रहा, फिर एकदम कल की बातें याद आई तो उसने नज़रों के साथ रुख भी फेर लिया और उठकर बैठ गया। बात लेकर जब वो बाहर निकला, वो तब भी सो रही थी। वो किचन में आ गया। ट्रे में 2 फ्राई अंडे, 4 स्लाइस, 1 जग जूस, 2 ग्लास रखे, और जब वो अंदर दाखिल हुआ वो उठ चुकी थी। उसे देखकर उसने दोबारा कंबल को देखना शुरू कर दिया। वो जाकर उसके सामने बेड पर बैठ गया और अपने और उसके दरमियान ट्रे रख दी। उसने एक बार भी इब्राहिम की तरफ नहीं देखा, जबकि वो उसे ही देख रहा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसने उसके चेहरे से नज़रें हटाकर नाश्ते पर मरकूज़ की। उसने आधा नाश्ता भी कर लिया था, लेकिन वो उसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। नाश्ता कर लो, आखिरकार उसे कहना ही पड़ा, लेकिन वो उसी तरह साकित बैठी रही। उसने नाश्ता ख़त्म कर लिया था। जूस का आखिरी घूंट लेकर उसने दोबारा उसे कहा, मलाइका नाश्ता कर लूँ, लेकिन पहले की तरह कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। जितने अरसे से वो उसे जानता था, उसने उसे ज़िद्दी ही पाया था। तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो? उसने कुछ झुंझला कर कहा था और ट्रे उठाकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसके करीब खड़े होकर मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया था। उसकी बेसाख्ता सवालिया नज़रें उसकी तरफ उठी। अली का फ़ोन है। उसने चपटने के अंदाज में फ़ोन पकड़ा था। उसे लगा जैसे वो अचानक ज़िंदा हो गई हो। हेलो बज्जो, कैसी हो? कितनी देर बाद किसी अपने की आवाज़ सुनी थी। बज्जो, आप सुन रही हो? उसकी मुसलसल खामोशी पर वो ज़ोर से बोला, आ गई तुम्हें मेरी याद? किसी ने पता करने की कोशिश नहीं की मैं ज़िंदा हूँ या मर गई हूँ? कैसी बातें कर रही हो बज्जो, अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। कहाँ है डैडी मम्मा? उन्होंने एक दफ़ा भी मुझे फ़ोन नहीं किया, वो मुझे भूल गए हैं। ऐसा हो सकता है बच्चों कि डैडी और मम्मा तुम्हें भूल जाए। वो जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, पहली दुआ तुम्हारे लिए मांगते हैं। अब की बार वो कुछ नहीं बोली थी, बस आंसुओं में रवानी आ गई थी। हम तुम्हें भूले नहीं थे। रोज़ इब्राहिम भाई से बात होती थी, हमें तसल्ली थी इब्राहिम भाई तुम्हारे साथ हैं और हमसे ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखते होंगे। उसकी नज़रें बेसाख्ता सामने उठी, जहाँ वो दोनों हाथ ट्राउज़र की जेबों में डाले उसे देख रहा था। डैडी कहाँ हैं? उसने उस पर से नज़रें हटाकर अली से पूछा। डैडी, मम्मा, चाचू नमाज़ पढ़ने गए हैं। मैं भी बस जा रहा था कि इब्राहिम भाई का फ़ोन आ गया। तुम कब आ रहे हो? कल आ रहे हैं, तब तक तुम भी लाहौर पहुंच जाओगी? पता नहीं, वो मायूसी से बोली। इब्राहिम भाई को फ़ोन दो। उसने मुंह दूसरी तरफ फेर कर मोबाइल वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। फ़ोन लेकर उसने कान से लगा लिया। अली, ऐसी कोई बात नहीं है, वो उदास है बस। वो बात करते करते बाहर निकल गया, जबकि वो वहाँ लेट गई। अली से बात करके उसे काफ़ी सुकून मिला था। सिर्फ कल तक की बात है, उसने खुद को तसल्ली दी थी। उसे यूं ही लेटे काफ़ी देर गुजर गई थी जब उसने इब्राहिम की आवाज़ के साथ कैथी की आवाज़ सुनी थी। ये कब आई? वो एकदम उठकर बैठ गया और घूरने के अंदाज में दरवाजे को देखने लगी। अब बातों के साथ कहकू की आवाज़ भी आ रही थी। उसने घड़ी की तरफ देखा। सहर पहर के 4 बज रहे थे। उसको एकदम शदीद भूख का एहसास हुआ। कमज़ोरी की वजह से चक्कर अलग आ रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से चकराते सर के साथ उठी। भूख के अलावा कोई एहसास था जो उसे बाहर जाने के लिए उकसा रहा था। चादर को अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह लपेटकर वो बाहर आई थी। वो दोनों बिल्कुल सामने बैठे थे। उस पर दोनों की नज़र एक साथ पड़ी थी और उसको देखते ही वो दोनों खामोश हो गए थे। सबसे पहले कैथी मुस्कुराती हुई उसकी तरफ आई थी। कैसी हो मलाइका? अब्राहम ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, उसका हाथ पकड़े हुए कह रही थी। मलाइका का उसकी शक्ल भी देखने को दिल नहीं चाह रहा था। वो जबरन भी नहीं मुस्कुरा सकी। बहुत आहिस्ती से उसने अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया था। मैं ठीक हूँ, रखाई से कहकर वो किचन की तरफ बढ़ गई। कैथी ने हैरत से इब्राहिम की तरफ देखा। वो किचन की तरफ देख रहा था जहाँ वो गई थी। कैथी उसके पीछे गई थी। मलाइका, मैं तुम्हारी मदद कर दूँ? नो थैंक्स, मैं अपना काम कर सकती हूँ। अपने लिए चाय कॉफ़ी रखते हुए रखाई से बोला, कैथी तुम यहाँ हो? इब्राहिम की आवाज़ पर वो एक हैरान बल्कि परेशान नज़र उस पर डालकर इब्राहिम की तरफ आ गई। क्या मलाइका मुझसे नाराज़ है? कैथी की आवाज़ उसने साफ सुनी थी। छोड़ो उसे, वो ऐसे ही है, आदम बेजार। इब्राहिम की बात पर उसने गुस्से से फ्राई पैन चूल्हे पर रखा था। ऑयल डालकर वो
प्लेट लेने के लिए मुड़ी तो उसे जलने की बू आई थी। वो इधर उधर देखते हुए पीछे मुड़ी तो आग उसके पीछे से निकल रही थी। वो बुरी तरह चीखने लगी। वो दोनों उसके बारे में ही बात कर रहे थे। चीख सुनकर किचन की तरफ भागे। उसकी चादर में आग लगी थी। घबराहट में उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। इब्राहिम ने एकदम आगे बढ़कर उसकी चादर खींची थी। अब वो जूतों से आग बुझा रहा था। आग बुझाने के बाद उसने मलाइका की तरफ देखा जो खौफजदा नज़रों से अपनी चादर की राख देख रही थी। उसका जिस्म हल्के हल्के कांप रहा था। इब्राहिम ने बेख्तियार आगे जाकर उसे साथ लगा लिया। उसके खौफ में कोई कमी वाकई नहीं हुई थी। वो उसी तरह कांप रही थी। तुम ठीक हो? इब्राहिम ने झुककर उसका चेहरा देखा। उसने नज़रें उठाकर उसे देखा और कितनी देर गायब दिमागी से उसे देखती रही। फिर एकदम उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दिया। हाथ मत लगाइए मुझे, ना मेरे करीब आइए, नफरत है मुझे आपसे, वो कहकर भागने के अंदाज में कमरे की तरफ बढ़ी थी। इब्राहिम के माथे पर बल नमूदार हुए थे। कैथी ने परेशानी से इब्राहिम की तरफ देखा। मलाइका ने जो कुछ कहा था वो उर्दू में था। वो समझ तो नहीं सकी लेकिन इतना समझ गई थी उसने कुछ ऐसा कहा है जो उसे नहीं कहना चाहिए था। वो खामोशी से चलता हुआ सोफे पर जाकर बैठ गया। कैथी कुछ देर खड़ी उसे देखती रही, फिर जाकर उसके करीब बैठ गई। उसके करीब बैठने पर भी वो यूं ही बैठा रहा तो उसने कंधे पर हाथ रखकर उसे मतवज्जे किया। क्या बात है अब्राहम? मलाइका क्यों अपसेट है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी बंद मुट्ठी को देख रहा था। अब्राहम, अब उसने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा था। क्या हुआ है? उसके पूछने पर वो फट पड़ा था। अजाब मोल ले लिया मैंने उससे शादी करके। मुझे तकलीफ़ देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। अब्राहम, तुम मुझसे मोहब्बत करते थे? कैथी हैरत से पूछ रही थी। मोहब्बत? वो जो खड़ा था एकदम पलटा। तभी उसने दरवाजे में मलाइका की झलक देखी थी। मोहब्बत का लफ्ज़ भी उसके लिए इस्तेमाल करना मोहब्बत की तौहीन होगा। वो एक अजाब है जो बाबा के कहने पर मैंने अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लिया। बाबा के कहने पर मैंने उससे शादी की और अब तक बाबा की वजह से ये रिश्ता संभालने के लिए मजबूर हूँ। अगर बाबा न होते तो कब का उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका होता। और मलाइका जो चाय लेने के लिए बाहर निकलने वाली थी उसकी बातें सुनकर वहीं साकित हो गई थी। किसी से नफ़रत करना कितना आसान होता है लेकिन अपने लिए किसी की नफ़रत सहना कितना मुश्किल होता है। मैं तो समझती रही तुम अपनी मैरिड लाइफ से बहुत खुश हो। कैथी सर झुकाए धीमी आवाज़ में बोली। इब्राहिम ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। कभी कभी मुझे लगता है मुझे तुम्हारी बद्दुआ लगी है क्योंकि मैंने तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की कदर नहीं की थी। कैथी उठकर उसके करीब आ गई। ऐसा कभी मत सोचना अब्राहम, मैं तुम्हें बद्दुआ दूंगी। मैं तो आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करती हूँ कि तुम्हारी खुशी की दुआ करती हूँ। वो कुछ नहीं बोला था। मलाइका ने दीवार से टेक लगा ली। फिर तुमने क्या सोचा है? कुछ देर बाद उसने कैथी को कहते सुना था। क्या सोचना है? उसने मुझसे डाइवोर्स मांगी और मैं उसे दूंगा। मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं, ये रिश्ता चाहत का है और वो हमारे दरमियान नहीं। अब्राहम, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे लिए कोई जगह है? कैथी के सवाल पर मलाइका की सारी हसियात अलर्ट हो गई थी। इब्राहिम ने एक नज़र सामने दरवाजे को देखकर कैथी को देखा। तुम हमेशा से मेरे लिए बहुत अहम रही हो कैथी, चाहे एक दोस्त की हैसियत से सही। तुम बेशक एक आइडियल लड़की हो। मैं अभी तक खुद को इस सदमे से बाहर महसूस नहीं कर पाया, लेकिन मैं जब भी शादी के बारे में सोचूंगा तो वो लड़की तुम ही होगी। आई लव यू अब्राहम। कुछ देर बाद उसने कैथी की खुशी से भरपूर आवाज़ सुनी थी। इब्राहिम की आवाज़ नहीं आई थी। चलो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो एकदम बाहर निकली थी। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। कैथी ने हैरत से उसे देखा। क्या हुआ? उसने कोई जवाब दिए बगैर गाड़ी वापस मोड़ ली थी। जब वो वापस आया तो उसके अंदेशे के ऐन मुताबिक दरवाज़ा खुला था और वो अंदर मौजूद नहीं थी। उसने बेख्तियार अपना दाएं हाथ दीवार पर दे मारा। पता नहीं कैसे वो दरवाज़ा लॉक करना भूल गया था। वो बाहर की तरफ भागा। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। वो बारिश से बचता हुआ तेज़ी से कार तक पहुंचा। वो जितनी तेज़ी से कार चला सकता था उसने चलाई थी। कैथी परेशानी से उसका चेहरा देख रही थी। मेन रोड पर आकर उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकल गया। कैथी परेशानी से उसे बारिश में भीगता देख रही थी। उसने एक टैक्सी रोकी। अब खिड़की पर झुका, ड्राइवर से कुछ कह रहा था। फिर वो गाड़ी की तरफ आ कैथी की तरफ का दरवाज़ा खोला। कैथी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें होटल नहीं छोड़ सकता। तुम टैक्सी से चली जाओ, मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ। उसके हर अंदाज से बेचैनी जाहिर हो रही थी। क्या हुआ है अब्राहम? तुम परेशान क्यों हो? मैंने कहा ना कैथी तुम जाओ, वो ज़ोर से बोला तो कैथी कुछ देर दुख से उसका चेहरा देखते हुए फिर नाराज़ी से तेज़ी से चलती हुई टैक्सी में जाकर बैठ गई। वो जानता था उसे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उस वक्त वो खुद को किसी भी किस्म के कंट्रोल से बालातर महसूस कर रहा था। उसने गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ ली। वो साथ साथ इर्द गिर्द का जायज़ा भी ले रहा था। तेज़ बारिश की वजह से बाहर का मंजर धुंधला रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो जा कहाँ सकती है। उसने शीशे के बाहर देखने की कोशिश की जहाँ आबादी नहीं, दरख्तों के घने झुंड थे। चीख की आवाज़ पर उसके कदम बेसाख्ता ब्रेक पर पड़े थे। वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। दोबारा चीखने के साथ कराहने की आवाज़ भी आई थी और आवाज़ का तयन करते हुए वो उस तरफ भागा था। चीखने की आवाज़ रोने में बदल गई थी और उसके कदमों में तेज़ी आती जा रही थी। रास्ता ढलवान की सूरत इख्तियार कर रहा था।
तेज़ बारिश की वजह से वो मुकम्मल तौर पर भीग चुका था और कीचड़ की वजह से पाँव अलग फिसल रहे थे। मलाइका उसे ढूंढने में नाकाम होकर उसने उसे आवाज़ दी थी। वो इब्राहिम और कैथी के पीछे भागी थी और गैर इरादी तौर पर दरवाज़ा खुला था और दरवाज़ा सचमुच खुल गया था। वो कितनी देर खुले दरवाजे को देखती रही और अगले ही लम्हे वो सोचे समझे बगैर बाहर की तरफ भागी थी। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। उसने सिर्फ शॉल ले रखी थी, कोई स्वेटर नहीं था, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। वो बस भागती जा रही थी। उसे दूर से गाड़ी की हेडलाइट दिखाई दी थी। वो सड़क के दरमियान जाकर खड़ी हो गई। गाड़ी एक झटके से उसके करीब आकर रुकी थी। ओ लड़की, मरने का इतना ही शौक है तो कोई और गाड़ी देखो। खुदकुशी के लिए हमारी गाड़ी मिली थी। पैसेंजर सीट पर बैठा आदमी खिड़की से सर निकाल कर बोला। वो भागकर उस तरफ आई। देखिए प्लीज़, मैं बहुत प्रॉब्लम में, मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दे। वो आदमी जो कुछ देर पहले गुस्से से बोल रहा था बिल्कुल खामोश था। मलाइका ने कदरे गौर से उसे देखा और अगले ही लम्हे डर कर पीछे हटी। वो शख्स बेहद गहरे रंग का काला मालिक था। चेहरे पर जा बजा जख्मों के निशान चेहरे को मजीद भयानक बना रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी मूंछें उसको पीछे हटते देखकर गाड़ी के पिछले दरवाजे खुले और दो कमोबेश उसी साइज के शख्स निकले। वो उल्टे कदमों पीछे हटी थी। पकड़ो इसे। उसका भागने का इरादा देखकर वो आदमी चीखा और एक लम्हा ज़ाया किए बगैर भागी थी। कदमों की आवाज़ उसके करीब आती जा रही थी। वो एकदम बाएं तरफ मुड़ी और दरख्तों के झुंड में दाखिल हो गई। बारिश की वजह से वहाँ फिसलन थी। पता नहीं उसका पाँव किसी चीज़ से टकराया था या फिसला था। वो औंधे मुँह गिरी और लड़खड़ाती हुई नीचे की तरफ गिरने लगी। उसके मुंह से दिलखराश चीख निकली थी। चीख की आवाज़ सुनकर वो दोनों आदमी चौंके थे। इससे पहले कि वो उसकी तरफ बढ़ते उन्होंने एक कार को कुछ देर रुकते देखा। वो दोनों वापस भागे। पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लगी थी, लेकिन सारे जिस्म से दर्द की ठेसें उठ रही थी। उठने की कोशिश में वो फिर गिर गई थी। दर्द की शिद्दत से वो एक बार फिर चीख उठी थी। उसका सारे कपड़े कीचड़ में लथड़े हुए थे। उसने अपने दोनों हाथों को आंखों के सामने किया जो जख्मी थे। बेबसी और दर्द के एहसास से वो ऊंची आवाज़ में रोने लगी। उसने रोते हुए खौफजदा नज़रों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। वो दोनों किसी वक्त भी आ सकते थे। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। कमज़ोरी की वजह से पहले ही चक्कर आ रहे थे। रही सही कसर ज़ख्मों ने पूरी कर दी थी। उसे अपनी मौत बहुत करीब नज़र आ रही थी। उसकी आंखों में अपनों के चेहरे घूमने लगे थे। डैडी मेरी लाश देखकर बहुत रोएंगे, और मम्मा, अली, चाचू और इब्राहिम। वो अभी उस नाम तक पहुंची थी जब उसको लगा उसने इब्राहिम की आवाज़ सुनी है। वो क्यों आएगा? उसने शुक्र तो किया होगा मुझसे जान छूटी। उसने एक बार फिर अपना नाम सुना था और अब की बार वो वहम नहीं लगा था। इब्राहिम! वो पूरा जोर लगाकर चीखी थी। भागते कदमों की आवाज़ करीब आ रही थी। उसने पूरा जोर लगाकर उठने की कोशिश की, लेकिन उठ न सकी। बंद होती आंखों के सामने उसने उसे अपने करीब आते देखा था। इब्राहिम को देखकर दिल ने जो इत्मीनान महसूस किया था वो खुद भी हैरान हो गई थी। ओह माय गॉड! उसके करीब दो जानू बैठे हुए उसने बेख्तियार कहा था। दिल तो चाह रहा था दो थप्पड़ लगाए, लेकिन उसकी हालत इतनी काबिले रहम हो रही थी कि वो चुप का चुप रह गया। तुम चल सकती हो? इब्राहिम के पूछने पर उसने बड़ी मुश्किल से सर नफ़ी में लाया था। वो खड़ा होकर उसे देखने लगा। भी कुछ देर पहले उसने उसके करीब से भी नफ़रत का इजहार किया था, और उसकी ये हालत भी उस वजह से थी कि वो उससे दूर जाना चाहती थी, तो वह कैसे उसके करीब जाता। ठीक उसी वक्त वो भी कुछ देर पहले अपने कहे अल्फाज को सोच रही थी। उसको यूं नढाल देखकर उसने अपनी अना को पीछे रखा और झुककर उसे उठाया। वो उसे बाजू के घेरे में लेकर चल रहा था, लेकिन साफ महसूस हो रहा था उसे चलने में दुश्वारी हो रही थी, जबकि उसका सर उसके सीने से लगा था और आंखें बंद थी। उसे सिर्फ उसकी धड़कन सुनाई दे रही थी। बारिश अब भी हो रही थी। वो बहुत मुश्किल से गाड़ी तक पहुंचा था। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर उसने मलाइका को अंदर बिठाया और ड्राइविंग सीट पर आ गया। वो पहली बार इस्लामाबाद आया था। उसे इन कुछ दिनों में कुछ रास्ते याद हुए थे। अस्पताल कहाँ है वो नहीं जानता था। बारिश और रात की वजह से सड़कें सुनसान थी और दुकानें भी बंद थी। रास्ते में उसे एक मेडिकल स्टोर खुला नजर आया था। उसने गाड़ी स्टोर के आगे रोक दी। काउंटर के पीछे खड़े लड़के से उसने अस्पताल के बारे में पूछा, और ये सुनकर कि अस्पताल 1 घंटे की ड्राइव पर है, वो बुरी तरह मायूस हुआ था। बैंडेज, डेटॉल, कॉटन, पेन किलर लेकर वो वापस गाड़ी में आ गया। कार उसने किराए पर ली थी, रात को वापस करनी थी, लेकिन अब एक तो बारिश की वजह से और दूसरा मलाइका की हालत की वजह से ये मुमकिन नहीं था। घर पहुंचकर उसने कार साइड पर पार्क की और पिछला दरवाज़ा खोलकर मलाइका को आवाज़ दी, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं हुई। उसने आगे की तरफ झुककर उसका बाजू पकड़ा और खींचकर उसे बिठाया। वो नीम बेहोशी की कैफियत में थी। बड़ी दिक्कत से उसने उसे कार से निकाला और लॉक खोलकर वो उसे सीधा बेडरूम में ले आया। बेड पर लिटाकर उसने उसे देखा। उसके सारे कपड़े कीचड़ से भरे हुए थे और गीले भी थे। मलाइका! उसने झुककर उसका गाल थपथपाया। मलाइका! उसने अब जोर से आवाज़ दी थी। उसने बामुश्किल आंखें खोली। कपड़े चेंज कर लो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा आंखें बंद कर ली। चलो शाबाश, हिम्मत करो, कपड़े चेंज किए बगैर तुम सो नहीं सकती। उसने बाजू से पकड़कर उसे बिठाया। मुझे नींद आ रही है। वो वाकई सोने के मूड में थी। अगर तुम नहीं उठी तो मैं खुद तुम्हारे कपड़े बदल लूँगा। उसकी धमकी वाकई कारीगर साबित हुई थी। उसकी ना सिर्फ आंखें खुल गई थी, बल्कि वो उठकर बैठ गई थी। वो उसके बैग से कपड़े निकाल रहा था। बात ले लो, फिर मैं तुम्हारे ज़ख्मों पर बैंडेज कर देता हूँ।
वो बामुश्किल चलकर बाथरूम तक पहुंची थी। डोर लॉक ना करना। क्यों? उसने आंखें फाड़कर उसे देखा। अगर तुम अंदर बेहोश होगी तो कौन निकालेगा? गर्म पानी से नहाने के बाद सुकून तो मिला था, लेकिन ऐसा लग रहा था सारे जख्म हरे हो गए। जख्मों पर मिर्चें सी लगने लगी थी। जब वो बाहर आई तो कमरे में हीटर लगा था। बेडशीट बेड पर नहीं थी। बेड पर खाने की ट्रे थी, जबकि वो खुद पता नहीं कहाँ था। वो बेड पर जाकर बैठ गए। जब वो शॉपर लिए अंदर दाखिल हुआ, उसने भी कपड़े बदल लिए थे। तुमने खाना शुरू नहीं किया? उसने पहली बार गौर से इब्राहिम को देखा। उसके इतने बुरे सलूक के बावजूद वो उसका इतना ख्याल रख रहा था। उसे यूं गौर से देखते पाकर वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा, तो उसने उस पर से नज़रें हटाकर ट्रे पर टिका दी। खाना देखकर उसकी भूख चमक उठी थी। नवाला तोड़ने में उसे तकलीफ तो हुई, लेकिन वो जब्त कर गई। खाना खाते हुए वो वक्तन फ़वक्तन उस पर भी नज़र डाल रही थी जो नमाज़ पढ़ रहा था। कितना सुकून था उसके चेहरे पर। मलाइका ने पहली बार गौर किया था कि वो बहुत खूबसूरत था, और पहली बार ही उसे यह एहसास भी हुआ था कि वो उसका अपना था। उसके सलाम फेरने पर उसने नज़रों का जाविया भी बदल लिया। वो जाए नमाज समेट चुका था। वो खाना ख़त्म करके ट्रे रखने के लिए खड़ी हुई तो वो उसके पास आ गया। तुम रहने दो। उसने उसके हाथ से ट्रे ले ली। खाना बहुत अच्छा था। आपको कुकिंग का काफ़ी शौक़ लगता है। पता नहीं क्यों उसका दिल चाह रहा था उससे बात करे। इब्राहिम ने मुड़कर उसे देखा। ये शौक़ नहीं, मजबूरी है। चाय पियोगी? मैं बनाती हूँ। इब्राहिम ने कुछ हैरान होकर उसे देखा, फिर सर झटक कर बाहर निकल गया। तो उसने बैकग्राउंड से टेक लगा ली। आज पहली बार इब्राहिम के साथ उसे अजीब सी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। आहट पर उसने आंखें खोली। वो ट्रे लिए अंदर दाखिल हो रहा था। जो काम उसके थे वो इब्राहिम कर रहा था। शर्मिंदगी और दुख से उसकी आंखें नम हुई थी। उसकी नम आंखें देखकर वो परेशान हुआ था। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? उसका सर झुक गया था। उसकी अजमत के आगे उसके आंसुओं में रवानी आ गई। इब्राहिम कुछ देर उसे देखता रहा, फिर गहरा सांस लेकर बोला, मैं जानता हूँ तुम क्यों रो रही हो। मलाइका ने नज़रें उठाकर उसे देखा। मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम्हें तकलीफ़ दूँ, लेकिन मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी। तुमने मुझे बताया था तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो अब कॉटन पर डिटॉल लगा रहा था, लेकिन बाबा की वजह से मैं मजबूर हो गया था। वो अब उसका हाथ पकड़कर डिटॉल लगा रहा था। ज़ख्म पर डिटॉल लगते उसके मुँह से सिसकारी निकली थी। सॉरी। उसके हाथ खींचने पर वो बोला, तुमने किस तरह मुझे तंग किया। मैं तुम्हें यहाँ बदला लेने के लिए नहीं लाया था। जब मैंने अली को बताया था कि तुम डाइवोर्स चाहती हो, तो उसने कहा कि आप इतनी जल्दी ना करें, शायद वक्त तुम्हारे ख्यालात बदल दे। फिर मैंने भी सोचा कि अगर हम दोनों साथ रहें तो। वो पता नहीं क्या कहने जा रहा था, खामोश हो गया। मलाइका पलके झपकाए बगैर उसे देख रही थी। मुझे लगता था तुम मुझे नापसंद करती हो, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो। इतनी नफ़रत कि मुझसे दूर जाने के लिए तुमने खुद को मुसीबत में डाल दिया। वो उसकी तरफ देखकर बात नहीं कर रहा था। मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। मैंने कल की सीटें कंफर्म करवा ली हैं। कल जाते ही मैं वकील से बात करके पेपर्स तैयार करवा लूँगा। अब मज़ीद तुम्हें मुझे बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। उसने गहरा सांस लेकर बात ख़त्म की और ट्रे की तरफ देखा। चाय ठंडी हो गई है। उसने ठंडी चाय को देखकर कहा, तुम ये पेन किलर खा लो। उसने साइड टेबल से टैबलेट और पानी का गिलास उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। मैंने अगर तुम्हें हर्ट किया हो तो मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मलाइका ने अब की बार उसके चेहरे की तरफ नहीं देखा। उसके हाथ से ग्लास और टैबलेट ले ली। जितनी देर उसने दवाई नहीं खाई उतनी देर वो खड़ा रहा। मोहब्बत ना मिले तो बदकिस्मती होती है, लेकिन मोहब्बत को पाकर खो देना, इससे बड़ी बदकिस्मती होती है। वो कहकर बाहर निकल गया था, जबकि वो अभी तक उसके आखिरी जुमले में अटकी थी। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या उसने मोहब्बत को पाकर खो दिया? क्या उसने इब्राहिम को खो दिया है? उसने नफ़रत दी थी तो बदले में उसे नफ़रत ही मिलना थी। वो कितनी देर बंद दरवाजे को देखती रही। सुबह जब वो उठी तो उसका पहलू खाली था। बगैर शिकन बिस्तर जाहिर कर रहा था वो अंदर नहीं आया था। वो चकराते सर के साथ बामुश्किल उठी। उसे बुखार भी महसूस हो रहा था। शायद रात की बारिश अपना असर दिखा गई थी। वो मुंह धोकर कपड़े बदलकर जब लाउंज में आए तो खाली लाउंज उसका मुंह चिढ़ा रहा था। उसने कुछ हैरत से तराफ में नज़रें दौड़ाई, तब भी उसकी नज़र टेबल पर रखे अपने मोबाइल और करेंसी पर पड़ी थी। वो हैरान होती हुई आगे बढ़ी। मोबाइल ऑन करके उसने टाइम देखा। दिन के 12 बज रहे थे। वो कहाँ गया होगा? वो परेशान होकर हाथ में पकड़ी चीज़ों को देखने लगी। कुछ दिन पहले वो उन चीज़ों के गायब होने पर परेशान हुई थी। आज उनकी मौजूदगी उसके लिए परेशानी का बाइस थी। वो दोबारा कमरे में आई और धक से रह गई। उसका बैग भी गायब था। वो कितनी देर दरवाजे का हैंडल थामे गुमसुम खड़ी रही। उसने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। लॉक घुमाते ही वो खुल गया था। अगर दरवाज़ा ना खुलता तो अच्छा था। पता नहीं क्यों वो एक जादू असर लम्हा उसको एक अजीब से असार में मकीद कर गया था। ठंडी हवा अंदर दाखिल हो रही थी। आज बारिश तो नहीं थी, लेकिन धुंध ने सामने के मंजर को धुंधला दिया था। घर की चार दीवारी के बाहर की दुनिया कितनी खौफनाक है, उसका अंदाज़ा उसे कल ही हो गया था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बदला लेने के लिए मुझे यहाँ लेकर आया था और बदला लेने के लिए छोड़ कर भी जा सकता है।
दिल एक पल के लिए धड़का था। उसे इंतज़ार करते 1 घंटा हो गया था। उसे भूख भी लगी थी। इससे पहले वो कुछ खाने के लिए उठती, लाइट चली गई। कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। वो परेशानी से आंखें फाड़े अंधेरे में देखने लगी। अंधेरे में यूं महसूस हो रहा था जैसे भूत उसके इर्द गिर्द नाच रहे हों। उसने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। तभी दरवाजे पर बड़े ज़ोर की दस्तक हुई थी। उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। वो डरते डरते दरवाजे की तरफ बढ़ी। कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने खौफज़दा नजरें दरवाजे देखकर अपनी हिफाजत के लिए किसी चीज़ की तलाश में थी। तभी दरवाज़ा एक झटके से खुला था। उसके मुंह से दिल खराश चीख निकली थी। अंदर दाखिल होता इब्राहिम और उसके पीछे आती कैथी ने हैरत से उसे देखा, जो आंखें बंद किए मुसलसल चीखती जा रही थी। इब्राहिम घबराकर उसकी तरफ बढ़ा। मलाइका, उसने उसे कंधों से पकड़कर जोर से आवाज़ दी थी। वो एकदम चुप हो गई। उसने आंखें खोलकर उसे देखा और इब्राहिम पर नज़र पड़ते वो उसके सीने से लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इब्राहिम के लिए उसका ये रद्द-ए-अमल बिल्कुल गैर मुतवक्के था। आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? इब्राहिम के लिए ये दूसरा झटका था। इब्राहिम ने उसे दोनों हाथों से थामकर खुद से अलग किया। वो दूर तो हो गई थी, लेकिन उसने उसका स्वेटर नहीं छोड़ा था। मैं कैथी को लेने गया था। उसके कहने पर मलाइका जैसे होश में आई। उसने पहले चौंक कर इब्राहिम का चेहरा देखा और फिर उसके साथ खड़ी कैथी को, जो बहुत अजीब नज़रों से उसे देख रही थी, जिनमें उसके लिए या उसके इस जज्बाती रद्द-ए-अमल के लिए नापसंदीदगी साफ नज़र आ रही थी। स्वेटर पर उसकी गिरफ्त पहले हल्की और फिर ख़त्म हो गई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और तुम सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही थी? कुछ नहीं, उसने आंसू साफ करते हुए कहा। हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है, 3 बजे फ़्लाइट है। मलाइका ने एक बार फिर कैथी की तरफ देखा। वो उसे ही देख रही थी। पहले दिन की निस्बत आज वो उसे बहुत मुख्तलिफ लगी थी। उसकी आंखों के रंग शायद इसलिए बदले थे कि इब्राहिम ने उसे उन दोनों की नाकाम अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में बता दिया था, या उसकी आंखों में इब्राहिम को पा लेने की आस थी। तुमने नाश्ता कर लिया? इब्राहिम के सवाल पर वो गायब दिमागी से उसका चेहरा देखने लगी। अगर ये मुझसे नफ़रत करता है तो इसको मेरी इतनी फ़िक्र क्यों है? उसके मुसलसल खुद को देखने पर इब्राहिम हैरान हुआ था। आज तो वो उसे हैरान करने पर तुली थी। अब्राहम, हमें एयरपोर्ट जाना है। उन दोनों को यूँ एक दूसरे को देखता पाकर कैथी ने नागवारी से टोका था। उन दोनों ने एक साथ कैथी को देखा था। मैं अपना बैग ले गया था, तुमने जो सामान रखना है रख लो, वो इससे कह रहा था। वो मज़ीद कोई बात किए बगैर कमरे की तरफ बढ़ गए। जब वो ट्राली लेकर बाहर आए, वो दोनों दरवाजे के पास ही खड़े थे। उसे देखकर इब्राहिम ने बैग लेने के लिए हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। बैग पकड़ने के लिए बढ़ा। उसका हाथ एक लम्हे के लिए उसके हाथ से टकराया। इब्राहिम ने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें तो बुखार है, उसने कहने के साथ गौर से उसका चेहरा देखा, जिसका चेहरा और आंखें दोनों सुर्ख हो रहे थे। वो कोई जवाब दिए बगैर कार की तरफ बढ़ गई। रास्ते में इब्राहिम और कैथी ही बातें करते रहे। इब्राहिम आगे था जबकि वो दोनों पीछे बैठी थी। कैथी से बात करते हुए वो बार बार उसे भी देख रहा था। वो खामोशी से कार से बाहर दौड़ते नज़ारों को देखने में मसरूफ़ थी। फ्लाइट टाइम पर थी, इसलिए उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ा। उसे अचानक कैथी बुरी लगने लगी थी। अभी भी वो जिस तरह इब्राहिम के साथ साथ चल रही थी, उसका दिल चाह रहा था उसे कोई मंत्र आता और वो एक पल में उससे इब्राहिम के पहलू से नज़रों से गायब कर दे। और कैथी तो पहले ही कह चुकी थी कि उसे उससे हसद महसूस होता है। पहले तो कोई पर्दा था, लेकिन इब्राहिम ने वो पर्दा भी ख़त्म कर दिया था। अब तो वो उसे अपने और इब्राहिम के दरमियान दीवार ही समझ रही होगी। उसे खिड़की के साथ वाली सीट मिली थी। जहाज़ उस वक्त आसमान की बुलंदियों पर था। वो बड़े गौर से बादलों को गुजरते देख रही थी जब अचानक इब्राहिम ने उसके कान में सरगोशी की थी। शायद ये हमारा एक साथ आखिरी सफ़र हो। उसने एकदम सर घुमाकर उसे देखा। वो उसके इतने करीब था कि उसकी सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, लेकिन उसने ना चेहरा पीछे किया था और ना ही नज़रें हटाई थी। मैं तुमसे एक चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ करना चाहता हूँ। मैं औरत की बहुत इज्जत करता हूँ और किसी भी औरत पर हाथ उठाना बहुत बड़ा गुनाह समझता हूँ। उस दिन पता नहीं कैसे मेरा हाथ उठ गया। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफ़रत करती हो, लेकिन कोशिश करना कि तुम मुझे माफ़ कर सको। वो अब भी उसके इतने ही करीब था और उसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा नहीं थी। मैं लाहौर पहुंचकर पेपर्स तैयार करवा लूँगा, फिर तुम्हें मेरे नाकाबिले बर्दाश्त हाथ से आज़ादी मिल जाएगी। मलाइका की आंखों की सतह नम हुई थी। पापा को दुख तो बहुत होगा और वो मुझसे नाराज़ भी होंगे, लेकिन मैं मैनेज कर लूँगा। लेकिन इन सब के बाद मेरा यहाँ रहना और इस सब को भुलाना बहुत मुश्किल होगा। इब्राहिम ने उसके चेहरे से नज़रें हटा ली थी। मलाइका ने सख्ती से अपने होंठों को भींचा, लेकिन आंसू फिर भी पलकों से बाहर निकल आए थे। इब्राहिम कुछ देर के लिए खामोश हो गया था। शायद वो भी जब्त कर रहा था। मलाइका अब भी उसे देख रही थी। इब्राहिम ने अब उसका हाथ थाम लिया था। मैं बाबा के साथ हमेशा के लिए लंदन चला जाऊंगा। वो घर बाबा ने तुम्हारे लिए बनवाया था। उस घर में अब ना मैं रह सकूंगा और ना बाबा। उसने अब सीधा उसकी आंखों में देखा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर हैरान हुआ था। तुम रो रही हो? उसके आंसू साफ करने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले मलाइका ने हाथ आगे करके उसका हाथ रोक दिया। उसके हाथ में दबा अपना हाथ खींच लिया और चेहरा भी मोड़ लिया। इब्राहिम कितनी देर उसके बालों को देखता रहा और जब बोला तो उसकी आवाज़ मज़ीद धीमी थी। मुझे पता है तुम मुझसे नफ़रत करती हो, मुझे याद नहीं करोगी, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना।
मलाइका ने आंखें ज़ोर से बंद कर ली। कैथी बाथरूम में गई थी, वो वापस आ गई थी। इब्राहिम ने मुंह कैथी की तरफ मोड़ लिया। वो नहीं जानता था उसके साथ बैठा वजूद आंसुओं की सूरत में कतरा कतरा पिघल रहा है। लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते ही उसके कदम बोझल होने लगे थे। उसने मतलाशी नज़रों से सामने देखा और भीड़ में उसे अपना नज़र आ ही गया था। वो सब कुछ भूलकर अली की तरफ बढ़ी थी। उसके गले लगते ही वो रो पड़ी थी। अली उसे बाजुओं के हल्के में लिए बार बार उसका सर चूम रहा था। बस करो बच्चों, वरना मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। उसको यूँ रोता देखकर उसकी आंखें नम हुई हो रही थी। मलाइका ने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था। अली ने इब्राहिम से मिलकर कैथी को सवालिया नज़रों से देखा। इब्राहिम अब कैथी का तारुफ करवा रहा था, जबकि वो अभी तक खुद को कंट्रोल करने में नाकाम रही थी। घर पहुंचते सब उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे, जैसे उम्रा करके वो लोग वापस आए हों। जाफिर हुसैन, नुशाबा, फिरोज़, तीनों के मुस्कुराते चेहरे उस पर नज़र पड़ते ही परेशान हो गए थे। ये क्या हुआ? जाफिर हुसैन की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उनकी जान निकाल ली हो। नुशाबा की आंखों में आंसू आ गया और फिरोज़ साहब ने भी जिन नज़रों से उसे देखा वो एकदम परेशान हो गया। अभी सिर्फ मलाइका के मुंह खोलने की देर थी। उसे तो लग रहा था जाफिर अंकल उसे गोली मार देंगे। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो फिरोज़ साहब उसे आग कर देंगे। उसे अपने साथ साथ कैथी की भी फिक्र लग गई थी, जिसे फिरोज़ साहब ने नापसंदीदगी से देखा था। उसने कैथी को देखा जो परेशानी से सबको देख रही थी। उसे अंदर चलने का इशारा करके वो अंदर दाखिल हो गया। वो सब बैठ चुके थे। वो भी जाकर खामोशी से सोफे पर बैठ गया। बेटा, मैं पूछ रहा हूँ ये सब हुआ कैसे? डैडी, हम आउटिंग के लिए बाहर निकले थे। बारिश की वजह से काफ़ी फिसलन थी। मुझे पता ही नहीं चला, मेरा पाँव स्लिप हुआ और मैं गिर गई। बस मामूली सी चोटें और बुखार तो आज सुबह ही हुआ है। शुक्र है वो रोई नहीं थी। इब्राहिम ने बेख्तियार सुकून का सांस लिया। इब्राहिम, तुम उसका ख्याल नहीं रख सकते थे? फिरोज़ साहब ने गुस्से से उसे देखा। वो क्या कह सकता था सिवाय खामोशी के? उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसको यूँ डांट खाता देखकर वो बेख्तियार बोल पड़ी थी। चाचू, इनका कोई कसूर नहीं। उन्होंने तो मेरा बहुत ख्याल रखा था। मुझे खाना भी यहीं पका कर देते थे। वहाँ पर मौजूद हर कोई उसकी बात पर मुस्कुरा दिया था। शर्म करो बच्चों, ये काम तुम्हारा था। मैं सीख लूँगी। वो सर झुकाकर धीमी आवाज़ में बोली तो अली बेहोश होते होते बचा। ये मेरे गुनहगार कान क्या सुन रहे हैं? सुना मम्मा? अली ने नौशाबा को मुखातिब किया, जो खुद खुशगवार हैरत से बदली बदली मलाइका को देख रही थी। इब्राहिम भाई, क्या जादू किया है आपने? हमें भी बताइए। अली शरारती अंदाज में उसे देखने लगा, लेकिन वह मुस्कुरा भी ना सका। वो बहुत संजीदगी से मलाइका को देख रहा था। तभी उसने भी इब्राहिम को देखा था और फिर जल्दी नज़रें भी हटा ली। मलाइका की तरफ से तसल्ली हो गई तो उनकी नज़र कैथी पर पड़ी। उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे देखा। उनके देखने पर इब्राहिम ने कैथी का तारुफ करवाया। अंकल, ये मेरी फ्रेंड कैथी है, लंदन से आई है। उसे पाकिस्तान देखने का बहुत शौक़ था। सब कुछ जैसे एकदम नॉर्मल हो गया था। सब बातों में मसरूफ़ हो गए थे। नुशाबा किचन में खाने का इंतज़ाम करने चली गई। वो अब तक हैरान था, उसने ऐसा क्यों किया? अगर वो उसकी शिकायत लगा देती तो जो वो चाहती थी उसे मिल जाता। उसका मुरझाया हुआ चेहरा वापस आते ही कैसे खिल उठा था। इब्राहिम को एक बार फिर अफसोस हुआ, उसने उसे कितना तंग किया था। इब्राहिम, हमें चलना चाहिए। कैथी की आवाज़ पर उसने चौंक कर उसे देखा और मलाइका ने भी चौंक कर उन्हें देखा। ऐसे नहीं बेटा, खाना तैयार है, खाना खाकर जाना। जाफिर हुसैन ने उन्हें रोक लिया था। खाना खाकर वो जाने के लिए खड़े हो गए। मलाइका का ख्याल था वो उसे भी चलने को कहेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इब्राहिम, मलाइका ने नहीं चलना? फिरोज़ साहब ने उसे जाते देखकर पूछा था। उसने मुड़कर पीछे देखा। मलाइका उसे ही देख रही थी। बाबा, मलाइका की तबीयत ठीक नहीं। यहाँ अंकल आंटी हैं, ठीक केयर कर सकते हैं। दूसरा, वो काफ़ी दिन अंकल से दूर रही है, उदास भी है। कुछ दिन इसे यहीं रहने दें। छन से कुछ टूटा था। इब्राहिम बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं बहुत उदास हो गया था अपनी बेटी के बगैर। मुझे जी भर कर बातें भी करनी है। उन्होंने उसे बाजू के हल्के में लेकर साथ लगाया तो वो बड़ी दिक्कत से मुस्कुराई थी। कैथी होटल में रुकना चाहती थी, लेकिन वो उसे घर ले आया था। उसे गेस्ट रूम दिखाकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो कपड़े चेंज करके निकला तो फिरोज़ साहब उसके मुंतज़िर थे। उसने ज़हनी तौर पर खुद को उनके सवालों के लिए तैयार कर लिया था। लगता है बाबा, आपको कोई ज़रूरी बात करनी है। वो मुस्कुराता हुआ उनके सामने बैठ गया तो वो हंस पड़े। मुझे पता था तुम्हें यही लगा होगा, मेरा बाप कोई नया हुक्म देने आया होगा। उसने अगर इनकार नहीं किया था तो इकरार भी नहीं किया था, बस मुस्कुरा दिया था। कुछ ख़ास नहीं, बस तुम्हें देखने आया था। कितने दिन बाद देख रहा हूँ। वो उनके गले लग गया था। कैथी को आए कितने दिन हो गए? उनके पूछने का अंदाज सरसरी था, लेकिन वो जानता था वो यही बात पूछने आए थे। यही कोई 5 दिन। कितने दिन और रहने का इरादा है? पता नहीं बाबा, मैंने पूछा नहीं। इब्राहिम, अगर वो होटल में रहना चाहती थी तो रहने देते। यूँ घर में रखना अच्छा नहीं लगता। बाबा, वो पाकिस्तान मुझसे मिलने आई है और फिर वो मेरी दोस्त है। हमारे घर में इतनी जगह है कि वो आराम से रह सके, तो फिर होटल की क्या ज़रूरत है? उसकी दलील पर वो चुप हो गए थे। तुम दोनों ने इंजॉय तो किया ना? जी। वो ड्रेसिंग टेबल में से कुछ ढूंढते हुए बोला। मैं मलाइका को साथ लाना चाहता था, तुमने मना कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगा था जैसे मलाइका हमारे साथ आना चाहती थी।
इब्राहिम ने चौंक कर उन्हें देखा, लेकिन वो मलाइका की तस्वीर देख रहे थे। खैर, कल जल्दी आ जाना। जाफिर भाई की तरफ रात का खाना है, कैथी को भी बता देना, उसे भी इनवाइट किया है। वो उसे शब खैर कहकर बाहर निकल गया तो वो नाइट बल्ब जलाकर बेड पर आकर लेट गया। उसकी नज़रें सामने दीवार पर लगी उसकी तस्वीर पर टिकी थी। तुम क्या चाहती हो मलाइका? मैं समझ नहीं पा रहा, उसकी काली आंखों में पुरसोच अंदाज में देखते हुए बुड़बुड़ाया। हिना अंदर दाखिल हुई तो मलाइका आईना के सामने खड़ी थी। हिना का अक्स आईने में को देखकर वो तेज़ी से पलटी थी और वालाहाना अंदाज में उसके गले लग गई। बस रहने दो ये दिखावे की मोहब्बत, तुम्हें इतनी तौफीक नहीं हुई, एक फ़ोन ही कर लो। मलाइका के पास उसके शिकवे का कोई जवाब नहीं था, बस उसका हाथ थाम कर सोफे पर बैठ गई। फराज ने भी कितनी बार तुम्हारे बारे में पूछा? मलाइका ने चौंक कर हिना को देखा। फराज कैसा है? ठीक है, उसकी खाला की डेथ हो गई थी, सालिया की अम्मी की। आंटी रिजवाना सालिया को साथ ले आई हैं। जब देखो फराज उसे लेकर घूमता रहता है, हर वक्त उसकी नाज बर्दारियों में मसरूफ़ रहता है। मलाइका ने सिर्फ हूँ कहने पर इत्तफाक किया था। हिना ने गौर से उसका चेहरा देखा। तुम्हें जेलसी नहीं हुई? किस बात से? मलाइका ने नासमझी से उसे देखा। इस बात से कि सालिया के आने से फराज तुम्हें भूल गया है? नहीं। वो गहरा सांस लेकर खड़ी हो गई। इब्राहिम भाई ठीक है? उन्हें क्या होना है? हिना ने अब्रू अचकाकर उसे देखा। लंदन से उनकी सहेली आई हुई है, उसके आगे पीछे लट्टू की तरह घूम रहे हैं। हिना का कहका बेसाख्ता था। वो हिना का हाथ थामकर नीचे आ गई। लाउंज में दाखिल होने से पहले ही उनकी नज़र सामने सोफे पर बैठे इब्राहिम और कैथी पर पड़ी थी। ये कौन है? हिना ने कौन पर अच्छा खासा जोर देकर पूछा था। मेरी सौतन, मलाइका ने ऐसे कहा जैसे कड़वा बादाम चबा लिया। सलाम करने के बाद मलाइका फिरोज़ साहब के पास जाकर बैठ गई, जबकि हिना कैथी के पास, और उससे बात करते हुए हिना ने खुश इखलाकी के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। मलाइका ने एक सर्द निगाह कैथी पर डाली जो काली शलवार कमीज़ में गज़ब ढा रही थी। यकीनन ये शॉपिंग इब्राहिम ने करवाई होगी। उसने दांत पीसते हुए इब्राहिम को देखा जो अली के साथ बातों में मसरूफ़ था। वो माजरत करके खड़ी हो गई। हिना जाते जाते वो उसे आवाज़ देना नहीं भूली थी। क्या यार, इतनी मज़े की बातें हो रही थी, दरमियान में से क्यों बुला लिया? मैं करवाती हूँ तुम्हें मज़े की बातें। मीर जाफिर के रिश्तेदार। गुस्सा क्यों कर रही हो? ड्राई फ्रूट की ट्रे से पिस्ता उठाते हुए उसने शरारती अंदाज में मलाइका को देखा। गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? जहर लगती है मुझे ये कहती, उसने मुंह बिगाड़ कर कहा। शर्म आनी चाहिए उसे, किसी के हस्बैंड के साथ कैसे चिपक कर बैठी है। हिना को एकदम खांसी उठी थी। पिस्ता उसके हलक में ही अटक गया था। मलाइका ने उसे पानी नहीं दिया था। गुस्से से उसे घूरती रही। आखिर खुद ही उसने पानी पिया। ये मेरे गुनहगार कान क्या सुन रहे हैं? हस्बैंड? मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। उसके इर्द गिर्द घूमते हुए वो सूंघ भी रही थी। हिना, मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी धमकी पर हिना डरने की एक्टिंग करते हुए पीछे हटकर खड़ी हो गई। लेकिन यार, वो इब्राहिम भाई की दोस्त है। बस ये बस नहीं है। मोहतरमा गोडे गोडे इब्राहिम की मोहब्बत में घर के, उनकी खातिर इस्लाम कबूल करने को तैयार थी और इब्राहिम से शादी करने के लिए तड़प रही है। जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई तो 7 समंदर का फासला तय करके अपने महबूब के कदमों में आ गई। उसकी आमलों के पम्फलेट पर छपने वाली मिसाल पर उसका कहका निकल गया था। तो इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? तुमने तो इब्राहिम भाई को छोड़ना ही है, किसी न किसी से तो वो भी शादी करेंगे। तो अच्छा है वो कहती हो, एक तो उन्हें चाहने वाली बीवी मिल जाएगी, दूसरा वो एक ईसाई लड़की को मुसलमान करेंगे। सोचो कितने सवाब का काम है। और दूसरी अहम बात, इस सवाब में तुम भी हिस्सेदार होगी। आखिर ये सब तुम्हारी वजह से होगा ना। तुम इब्राहिम को छोड़ती ना, इब्राहिम उनसे शादी के ख्वाब देखते। वाह क्या स्टोरी है। हिना ने चटखारा लेकर कहा। मलाइका ने बेबसी और गुस्से से उसकी बकवास सुनी, जबकि हिना हंस हंस कर लूट पूट हो रही थी। तुम आज नहीं बचोगी। वो करीब रखा गिलास उठाकर उसके पीछे भागी। उसने अपने भागते कदमों को रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बड़ी ज़ोर से इब्राहिम से टकराई थी। इब्राहिम ने एकदम बाजू से थामकर उसे सहारा दिया था। इब्राहिम, बचाइए मुझे अपनी खूनख्वार बीवी से, वो इब्राहिम के पीछे छुपते हुए बोली। मलाइका को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी, और फिर एकदम वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी और यूं ही हंसते हुए बेध्यानी में अपना सर इब्राहिम के सीने पर रख दिया। फिर एहसास होने पर पहले उसकी हंसी रुकी थी, फिर उसने सर उठाकर इब्राहिम का चेहरा देखा, जिसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे उसने उसकी हरकत को एंजॉय किया। वो एकदम संजीदा हो गई। काफ़ी खुश लग रही हो और तबीयत भी ठीक लग रही है। इब्राहिम उसे गौर से देखते हुए बोला। इब्राहिम भाई, आप तंज कह रहे हैं या मिजाज पुरसी? हिना ने वहाँ भी अपनी टांग अड़ा दी थी। मैं तंज नहीं कर रहा, मुझे अच्छा लग रहा है मलाइका को खुश देखकर। आप तो उदास होंगे मलाइका के बगैर। हिना के सवाल पर उसने नज़रें उठाकर इब्राहिम को देखा। वो शिद्दत से उसके जवाब की मुंतज़िर थी। वक्त का पता ही नहीं चलता, सारा दिन कैथी के साथ गुजर जाता है।
इससे ज़्यादा मलाइका से सुना नहीं गया था। वो तेज़ी से उसकी साइड से निकली थी। इब्राहिम ने गौर से उसे जाते देखा था। खाना खाने के दौरान भी वो खामोश रही थी और बाद में भी जब बड़े खुशगवार माहौल में बातें हो रही थी वो चुपचाप टीवी देख रही थी। उससे खुद पर गुस्सा आ रहा था। आज वो ऐसे शख्स की एक नज़र की मुंतज़िर थी जिससे उसकी परवाह भी नहीं थी। इब्राहिम, हिना, अली और कैथी की अपनी महफिल जमी थी। वक्तन फ़वक्तन उनके कहके भी सुनाई दे रहे थे। अली और हिना ने कितनी दफ़ा उसे बुलाया था लेकिन वो फिर भी वहीं जमी रही। फ़िरोज़ साहब कब से उसे अकेला बैठा देख रहे थे। आखिरकार वो उठकर उसके पास आ गए। क्या बात है, मेरी बेटी अकेली क्यों बैठी है? कुछ नहीं चाचू, उसने सर उनके कंधे से टिका दिया। अब घर आ जाओ बेटा, मैं बहुत उदास हूँ। जिसको उदास होना चाहिए वो तो बहुत खुश है, दिल में कहते हुए उसने चुभती हुई नज़र इब्राहिम पर डाली। तभी इब्राहिम ने सरसरी से नज़र सामने डाली, लेकिन बहू ससुर की मोहब्बत देखकर उसका सारे का सारा ध्यान उनकी तरफ मबजूल हो गया था। चाचू, ये कैथी कब जा रही है? फ़िरोज़ साहब ने हैरत से उसका चेहरा देखा। क्यों? उनके आवाज़ में मुस्कुराहट का अंसर भी था। क्यों क्या चाचू, कब से आई हुई है, अब जाए चिपक कर ही रह गई है। उसके लहजे से साफ जलन का एहसास हो रहा था और अपने बेटे को देख रहे हैं, खुशी से फूले नहीं समा रहे। फ़िरोज़ साहब का कहका बेख्तियार था। इब्राहिम बेसाख्ता उठा था। न जाने क्या राजो न्याज हो रहे थे। फ़िरोज़ साहब को बेतहाशा खुशी हुई थी। मलाइका के अंदाज खालिस बीवियों वाले थे। क्या ख्याल है बाबा, अब चलें? उन दोनों ने सर उठाकर उसे देखा। मलाइका से भी कहो चलने को। फ़िरोज़ साहब के कहने पर उसने मलाइका को देखा। ये अपनी मर्ज़ी के मालिक है, मैं क्या कह सकता हूँ। रहने दे चाचू, आप क्यों इन्हें मजबूर कर रहे हैं? ये मेरे बगैर ज़्यादा खुश रहते हैं। अब तो कैथी भी आई है, इनकी बेस्ट फ्रेंड। वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली। इब्राहिम ने हैरत से उसका सुर्ख होता चेहरा देखा, जबकि फ़िरोज़ साहब बहाना करके वहाँ से खिसक गए। अगर तुम घर आना चाहती हो तो आ सकती हो। आपसे किसने कहा मैं आना चाहती हूँ? इब्राहिम ने उलझकर उसे देखा। तुम इतनी रूडली बिहेव हो क्यों कर रही हो? रूडली बिहेव मैं कर रही हूँ या आप? आपको कहना चाहिए था घर चलो, जबकि आप कह रहे हैं अगर तुम चाहो तो आ सकती हो। अगर मैं तुम्हें कहता कि चलो तो तब भी तुम्हें बुरा लगना था कि मैं हुक्म दे रहा हूँ। मलाइका एक पल के लिए चुप की चुप रह गई। हाँ, अगर वो पहले वाली मलाइका होती तो ऐसा ही सोचती, लेकिन अब उसकी सोच बहुत मुख्तलिफ थी। खामोशी का लम्हा ज़्यादा ही तवील हो गया था। वो मुंतज़िर थी कि वो उसे साथ चलने के लिए मजबूर करे, जबकि वो पता नहीं कौन सी सोच में गुम था। मैं कल वकील से मिला था, पेपर्स तैयार हैं, मैं कल ले आऊँगा, तुम साइन कर देना। मैं नेक्स्ट वीक कैथी के साथ लंदन जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। उसने रुककर मलाइका को देखा। बाबा को मैंने नहीं बताया, वहाँ जाकर उन्हें बुलाऊंगा, फिर आराम से बता दूंगा। मलाइका जैसे पत्थर की हो गई थी। वो ये क्यों भूल गई कि उसे जितनी नफ़रत से दे चुकी है, तो क्या अब वो उससे मोहब्बत करेगा? अली और हिना के साथ फराज को देखकर वो हैरान हुई थी, लेकिन हैरत को बहुत जल्द उसने मुस्कुराहट में ढाल लिया था। कैसी हो? उनके करीब पहुँचने पर उसने फराज से पूछा था। मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, गायब ही हो गई थी, जाने से पहले कम से कम बता तो देती। अली कपड़े तब्दील करने अंदर चला गया। मैं मुल्तान चला गया था, खाला बीमार थी, फिर उनकी डेथ हो गई। हाँ, मुझे हिना ने बताया था और मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ था। सालिया कैसी है? ठीक है, फराज जवाब देकर उसे देखने लगा, जो उसके बजाय सामने देख रही थी। फराज को वो बहुत अजनबी लगी थी। वापस आकर भी तुमने बताया नहीं, तुम आ गई हो और वहाँ जाकर तुमने मोबाइल ऑफ कर रखा था। लगता है अपने हस्बैंड के साथ तुम्हारा ज़्यादा ही दिल लग गया था, जो किसी को फ़ोन करने की भी गुंजाइश नहीं रही। उसके तल्ख अंदाज पर कब से खामोश खड़ी हिना ने मलाइका को देखा। सही कह रहे हो, मेरा वाकई उनके साथ दिल लग गया था। फराज ने नासमझी से उसे देखा। जल्दी करो, हमें आगे ही देर हो रही है, अली कहकर तेज़ी से बाहर की तरफ निकला था। जाना कहाँ है? मलाइका ने कार ड्राइव करते अली से पूछा। इब्राहिम भाई ने कैथी को शॉपिंग करवाना थी, उन्होंने कहा आपको भी ले आऊँ, उन्होंने आपसे ज़रूरी बात भी करनी है। हिना ने कहा उसने भी जाना है, तो मैंने फराज को भी बुला लिया, सब इकट्ठे होंगे तो मज़ा आएगा। अली मज़े का सोच रहा था, जबकि उसकी सुई ज़रूरी बात पर अटक गई थी। वो जानती थी वो ज़रूरी बात क्या है। इसका मतलब है वो पेपर तैयार करवा चुका है, यानी वो उसे छोड़ने का फ़ैसला कर चुका है। उसे एकदम अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई थी। वो हिना के साथ मॉल के अंदर दाखिल हो गई। अली बाहिर इब्राहिम का इंतज़ार कर रहा था, जबकि फराज उनके पीछे था। वो जानती थी वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन उसके पास उसके सवालों के जवाब नहीं थे, इसलिए वो उसे इग्नोर कर रही थी। वो अपने लिए कपड़े पसंद कर रही थी जब उसके बिल्कुल पीछे फराज आकर खड़ा हो गया। तुमने कब से शलवार कमीज़ पहनना शुरू कर दी? हैंगर को आगे करता उसका हाथ एक पल के लिए रुका था और फिर वो पूरी तरफ उसकी तरफ घूम गई। इब्राहिम को शलवार कमीज़ पसंद है। फराज ने ब्रुअ झुकाकर उसे देखा। तो बात इस हद तक पहुंच चुकी है? मलाइका ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी साइड से निकलते हुए हिना के पास आ गई। तभी उसने अली के साथ इब्राहिम और कैथी को आते देखा। ये गोरी छिपकली जान ही नहीं छोड़ती इब्राहिम भाई की, हिना उसके कान में घुसी कह रही थी। अगर किसी में महसूस करने की हिस्स होती तो जान लेता। उसकी आंखों से आग निकल रही थी।
अली इब्राहिम का तारुफ फराज से करवा रहा था। फराज बज्जो और हिना का मुश्तरका दोस्त है। इब्राहिम ने मुस्कुराकर उसे हाथ मिलाया। ये इब्राहिम भाई की बचपन की फ्रेंड कैथरीन है, लंदन से आई हैं पाकिस्तान की सैर करने। कैथी ने फराज से हाथ मिलाया। आज तो वो बहुत मूड में थी। पहले हिना से मिली और फिर उससे भी। लगता है डाइवोर्स की खबर उसको भी मिल गई है, इसलिए इतनी खुश है। उसने एक नाराज़ नज़र इब्राहिम पर डाली। वो उसे ही देख रहा था। उसके देखने पर मुस्कुराया, लेकिन उसने गुस्से से मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो बेमकसद चीज़ों को देखती जा रही थी। जब उसने फिर अपने पीछे फराज की आवाज़ सुनी, तुम तो इसकी पसंद की चीज़ें लेती फिर रही हो, और जहाँ तुम्हें होना चाहिए था वहाँ उसकी सहेली खड़ी है। फराज के लहजे में तमस्खुर साफ महसूस हो रहा था। मलाइका ने गुस्से से उसे देखा। तुमने उसे मेरे बारे में बताया? मलाइका के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने ज़रूरी नहीं समझा, वो कहकर वहाँ से हट गई। जबकि दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। अपने ध्यान में चलती हुई किसी से टकरा गई थी। सर पकड़कर उसने नज़रें उठाई। इब्राहिम उसके बिल्कुल सामने बहुत करीब खड़ा था। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम भाग रही हो। मुझे कोई बात नहीं करनी, नज़रें चुराते हुए बोली। क्यों, तुम्हारे ही फ़ायदे की बात है? मेरा फ़ायदा? मेरा तो नुकसान ही नुकसान है। उस शख्स को मेरी आंखों में अपनी मोहब्बत नज़र नहीं आती। वो तकरीबन दौड़ते वहाँ से हट गई थी। वो बस छुप जाना चाहती थी, जहाँ वो 3 लफ्ज़ उसे थमा ना सके। वो बाथरूम में चली आई। उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। तभी उसने बाहर से शोर और चीखों की आवाज़ सुनी, लेकिन ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद उसे बहुत ज़ोर से खांसी उठी थी। उसने चौंक कर देखा, हर तरफ धुआं फैला था। वो खांसती हुई बाहर निकली। चारों तरफ आग भड़की हुई थी। 2nd फ्लोर पर आग लगी थी। जबकि लम्हों में आग बुरी तरह भड़क उठी थी। वो सब बाहर की तरफ भाग रहे थे। उनके पीछे इब्राहिम कैथी का हाथ पकड़कर बाहर निकला था। उस अचानक अफरा तफरी में उन्होंने देखा ही नहीं मलाइका कहाँ है। हर बंदा परेशान होकर इधर से उधर भाग रहा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। वो फराज, अली और हिना को देखकर तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा। मलाइका कहाँ है? उसने अली से पूछा था, जबकि वो खुद परेशानी से इब्राहिम का चेहरा देखने लगा। अली, मैं पूछ रहा हूँ मलाइका कहाँ है? उसने अली को तकरीबन झंझोर डाला था। हिना और फराज घबराकर लोगों के हजूम में मलाइका को ढूंढने लगे। अली को लग रहा था उसकी टांगें उसका साथ छोड़ रही हैं। इब्राहिम ने बेकरारी से उसे ढूंढना शुरू किया। कैथी ने रोते हुए अली को देखा, जो ज़मीन पर बैठ गया था। उसने सर को दोनों हाथों में थाम लिया था। हिना और फराज भागते हुए उनके करीब आए थे। मुझे नहीं लगता वो बाहर आई। वो 2nd फ्लोर पर गई थी, हिना कहते हुए रो पड़ी थी। इब्राहिम ने सर उठाकर दूसरी मंजिल की तरफ देखा, जहाँ से आग के शोले निकल रहे थे। फराज बेबसी से 2nd फ्लोर की तरफ देख रहा था। कैथी इब्राहिम को ही देख रही थी। उसका इरादा भांपकर उसने तेज़ी से उसका बाजू थामा। इब्राहिम, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। उन तीनों ने चौंक कर कैथी और इब्राहिम को देखा था। जो अंदर है वो मेरी बीवी है, अगर उसे कुछ हो गया तो। उसने एक झटके से अपना हाथ खींचा और हजूम को चीरते हुए बिल्डिंग में दाखिल हुआ था। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? आगे खतरा है। 2-3 लोगों ने उसे पकड़ा था। मेरी वाइफ अंदर है, वो चीख रहा था, लेकिन वो आदमी उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना आप छुड़ाया और उतनी ही ज़ोर से एक मुक्का दोनों के मुंह पर जड़ा था। दर्द की शिद्दत से वो तो वहीं दोहरे हो गए थे और वो तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ भागा था। वो बरसती आंखों से आग के शोलों को देखकर सोच रही थी कि शायद उसकी मौत ऐसे ही लिखी थी। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर मतलाशी नज़रों से चारों तरफ का जायज़ा लिया, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। या अल्लाह, मेरी आपसे यही दुआ है, अगर इब्राहिम ने मेरी ज़िंदगी में रहना है तो मुझे ज़िंदगी दे, वरना मौत ही ठीक है। खांसी एक दफ़ा फिर शुरू हो गई। धुआं उसकी नाक और आंखों में घुस रहा था। उसे सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। मरने से पहले परिंदे जिस तरह फड़फड़ाते हैं, बिल्कुल उसी तरह वो सांस लेने के लिए कोई रोज़न ढूंढ रही थी। मलाइका, बंद होती आंखों और गुम होते हवासों के साथ उसने अपना नाम सुना था, और वो उसे वहम ही लगा था, क्योंकि वो शायद उसे ही सोच रही थी। मलाइका। एक बार फिर उसका नाम पुकारा गया था, और अब की बार उसकी आवाज़ कहीं पास से आई थी। उसकी आंखें पूरी खुल गई थी। बेजान होते वजूद में जैसे किसी ने रूह फूंक दी थी। इब्राहिम, वो पूरा जोर लगाकर चीखी थी। पता नहीं वो खड़ी थी कि खिड़की थी कि दरवाज़ा, वो उसके पार उसे नज़र आया था। उसने भी उसे देख लिया था। मलाइका, तुम वहीं रुको, उसे देखकर वो बोला था, और फिर पीछे मुड़ा। सिर्फ कुछ सेकंड बाद वो उसके सामने था, और उसके पीछे 3-4 लोग और थे जो सिलेंडर से आग बुझा रहे थे। आग बुझते ही वो चारों अंदर दाखिल हुए थे। वो सीधा उसकी तरफ आया और परेशानी से उसे देखने लगा। तुम ठीक तो हो? उसे पता नहीं क्या हुआ, वो उसके साथ लगकर रोने लगी, और पिछले चंद लम्हों में वो जो इस कदर परेशान हुआ था, उसे सही सलामत सामने देखकर उसकी जो हालत थी वो बयान नहीं कर सकता था। उसने उसे रोने से नहीं रोका था। वो उसे बाजुओं के घेरे में लिए हुए था और उसे साथ लगा उसके सही होने का यकीन कर रहा था। आप प्लीज़ यहाँ से निकल जाइए, एक आदमी ने इब्राहिम से कहा था। उसने सर हिलाकर मलाइका को देखा और उसे साथ लगाए बाहर निकल आया। सीढ़ियाँ उतरते हुए वो मुसलसल उसके बाजू के हल्के में थी। उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई, लेकिन उनके दरमियान जो खामोशी थी वो भी मायने खेज थी। उनको देखते ही अली, हिना, फराज और कैथी तेज़ी से उनकी तरफ बढ़े। बज्जो, अली एकदम उसके साथ लगकर रोने लगा था। हिना भी रो रही थी, लेकिन उसे देखकर उसे तसल्ली हो गई थी।
आज कितने लोग थे, लेकिन उसको बचाने के लिए इब्राहिम ही आगे बढ़ा था। वो उसके लिए जलती आग में कूद गया था। मलाइका सर झुकाए बिल्कुल खामोश थी। उसकी खामोशी को उन सब ने महसूस किया था। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। इब्राहिम के पूछने पर उसने सर नफ़ी में हिलाया। मैं ठीक हूँ, और प्लीज़ डैडी को कुछ ना बताना, वो परेशान होंगे। कैथी कब से इब्राहिम की तरफ देख रही थी, जो उसे भूल ही गया था। उसका सारा ध्यान मलाइका की तरफ था। वो मलाइका को अपनी गाड़ी की तरफ ले आया। उसके लिए उसने फ्रंट डोर खोला था और कैथी खुद ब खुद पिछली सीट पर चली गई थी। लाउंज में दाखिल होते ही उसका पहला सामना नौशाबा से हुआ था। खैरियत तो है? उनके परेशान चेहरे देखकर उन्होंने पूछा था। मलाइका को क्या हुआ? इसका जर्द चेहरा देखकर वो बेसाख्ता उसकी तरफ बढ़ी थी। कुछ नहीं मम्मा, बस चक्कर आ गया था। मना भी किया था अली, तुम्हें उसे बाहर ना लेकर जाओ, उसे बुखार ही था पहले। रंग देखो इसका, कैसे हल्दी की तरह हो रहा है। उन्होंने गुस्से से अली को देखा। वो बेचारा परेशान होकर बाकियों के मुंह देखने लगा। मैं ठीक हूँ मम्मा। नौशाबा ने गौर से उसका चेहरा देखा और उनकी नज़र पीछे खड़े इब्राहिम पर पड़ी तो वह जैसे होश में आई। बेटा आप लोग बैठो, हिना मलाइका को अंदर ले जाओ। तुम्हें भूख लगी है तो खाना लाऊं? हिना के पूछने पर उसने सर नफ़ी में हिलाया। तुम ठीक तो हो? उसकी बंद आंखों से निकलते आंसुओं को हिना ने तशवीश से देखा था। अगर मुझे तलाक ही देनी है तो मुझे बचाने की क्या ज़रूरत थी? तलाक तुमने खुद मांगी थी। हिना ने उसे याद दिलाया तो वो खामोश हो गई थी। इब्राहिम भाई, हिना की आवाज़ पर वो जो कैथी के साथ गेट की तरफ बढ़ रहा था हैरत के साथ मुड़ा। मुझे आपसे ज़रूरी बात करना है। मुझे आपसे ज़रूरी बात कहनी है। वो भागती उसके करीब आई थी। वह सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। हिना ने कैथी की तरफ देखा। इसे उर्दू नहीं आती। इब्राहिम ने इत्मीनान दिलाया। मुझे आपसे मलाइका के बारे में बात करनी है। वो बात करते हुए इब्राहिम का चेहरा गौर से देख रही थी। कीजिए, वो संजीदगी से बोला। मलाइका बचपन से ही ज़िद्दी और जज्बाती है। अंकल ने उसे पूछे बगैर उसका निकाह आपसे कर दिया। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा था और अपने गुस्से में उसने ना जाने आपसे क्या क्या कह दिया। उसके साफ किरदार की मैं गवाह हूँ। उसे बचपन से जानती हूँ। ये आप मुझे क्यों बता रही हैं? आप उसे डाइवोर्स दे रहे हैं ना? वो हकला गई। जब आपको ये पता है तो ये भी पता होगा कि ये आपकी दोस्त की फरमाइश है, मैं नहीं दे रहा। आपकी दोस्त में ऐसी कोई बात है कि इंसान ना चाहते हुए भी उससे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाता है। मैं जानती हूँ, बचपन से ही उसका दिमाग कुछ घूमा हुआ है, लेकिन मोहब्बत वो आपसे ही करती है। इब्राहिम को खुशगवार हैरत हुई थी। होंठों के साथ अब की बार उसकी आंखें भी मुस्कुराने लगी थी। अगर वो ये बात खुद कह दे तो समझे ज़िंदगी की दूसरी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। पहली ख्वाहिश कौन सी थी? पहली ख्वाहिश मलाइका से शादी की थी। हिना कहका लगाकर हंस पड़ी। आप बेफिक्र हो जाइए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आखिर आपका इतना हक तो बनता है। बात के इख्तिताम पर वो दोनों हंस पड़े थे। वो मुड़ गया। कैथी ने गौर से उसका जगमगाता चेहरा देखा था। कैथी ने गर्दन घुमाकर गाड़ी चलाते इब्राहिम को देखा। उसके होंठों पर मुस्तकिल मुस्कुराहट थी और सारा चेहरा किसी चीज़ को पा लेने की खुशी में चमक रहा था। अब्राहम, कैथी के पुकारने पर उसने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें नहीं लगता आज जो तुमने किया वो गलत था? तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता था। कैथी की बात पर उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने जज्बाती कदम उठाया था, लेकिन उस वक्त मुझे साफ मलाइका का ख्याल था सिर्फ। इब्राहिम, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। हाँ मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कैथी अब भी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैं लंदन से यही सोच कर आई थी। मैंने तुम्हें खो दिया है। लंदन में जब तुमने मलाइका का जिक्र किया तो तुम्हारी आंखों में मैंने उसकी मोहब्बत देख ली थी, लेकिन यहाँ आकर जब सब कुछ मेरी तवक्को के बरअक्स था, तुम दोनों में दूरियां थी। फिर उस दिन जो तुमने कहा, मैंने तुमसे पूछा था कि इब्राहिम तुम्हारी ज़िंदगी में अभी भी मेरी जगह है, तो तुमने ही मुझे आस दिलाई थी। आई एम सॉरी कैथी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हमें कुछ इख्तलाफात ज़रूर थे, लेकिन मेरी मोहब्बत उसके लिए अपनी जगह पर है। हम अगर डाइवोर्स के बारे में सोचते भी तो हमारे बड़े हमें ऐसा कभी ना करने देते, और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि मैं ये जान गया हूँ कि वो भी मुझे चाहती है। कैथी का सर मज़ीद झुक गया था। आई एम सॉरी कैथी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। कैथी ने आंसू साफ करके मुस्कुराकर उसे देखा। इट्स ओके अब्राहम, गलती मेरी है, मुझे समझना चाहिए था। चलो अब। उसे यूं ही देखता पाकर वो मुस्कुराकर बोली तो उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हिना, मुझे मलाइका से बात करना है। फराज की आवाज़ सुनकर वो रुकी थी। इस सारे चक्कर में वो फराज को तो भूल ही गई थी। फिर कुछ सोचकर गर्दन हिलाकर उसे साथ चलने का इशारा किया। उसने अंदर झांका। वो लेटी छत को घूर रही थी। मलाइका, फराज को तुमसे बात करनी है। उसने लेटे लेटे हिना को देखा और उठकर बैठ गई। हिना ने दरवाज़ा खोलकर फराज को अंदर आने का रास्ता दिया। वो सोफे पर आकर बैठ गया, जबकि हिना मलाइका के पास बेड पर बैठ गई। कितने ही लम्हे गुजर गए। फराज ने कोई बात नहीं की थी। वो सर झुकाए अपने हाथों को देख रहा था। मलाइका ने सवालिया नज़रों से हिना को देखा तो वो कंधे झुकाकर फराज को देखने लगी। फराज, तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी। फराज ने नज़रें उठाकर उसे देखा। तुमने इब्राहिम से डाइवोर्स की बात की? नहीं। अब के वो गहरा सांस लेकर बोली।
क्यों? उसके क्यों पर उसने पहले हिना को और फिर फराज को देखा। वो उसके जवाब के मुंतज़िर थे। फराज, जो वक्त गुजर गया वो वापस लौट कर नहीं आ सकता। मैं पहले जैसी नहीं हूँ। और सच सच बताओ, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए वही जज्बात है? तुम्हें सालिया के लिए के जज्बात का पास है? तुम्हारी अम्मी की मोहब्बत तुम्हारे कदम रोकती है? तुम खुद बताओ, इस कश्मकश में मैं कहाँ हूँ? तुम अपना दिल टटोल कर देखो, तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए शकूक है। अगर तुमने यही करना था तो मुझे उम्मीद क्यों दिलाई? वो मेरी ना समझी थी। मैं रिश्तों की अहमियत से नावाकिफ़ थी। निकाह के दो बोल कैसे बंधन में बांध देते हैं, इस हकीकत को नहीं समझती थी। वो आज जब वो मेरे लिए आग में कूदा तो मुझे पता चला कि मोहब्बत और रिश्ते क्या होते हैं। तुम भी तो वही थे, तुम मेरे लिए आग में कूद सकते थे। फराज का सर झुक गया था, पता नहीं वो क्या सोच रहा था। एक आखिरी बात मलाइका उसे देखकर बोली, अगर मैं ये सोचूं कि तुम मज़ीद मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं एक लम्हा के लिए ये सोचूं कि इब्राहिम मेरी ज़िंदगी में नहीं तो मुझे यूँ लगता है मेरे जीने का मकसद ख़त्म हो गया है। उसकी बात ख़त्म होते ही फराज एक झटके से खड़ा हुआ था। फराज, उसे जाता देखकर उसने आवाज़ दी, तुम सालिया से शादी कर लो, वो तुम्हें पसंद भी करती है और तुम्हारे घर वालों को भी वो पसंद है। फराज ने मुड़कर चुभती नज़रों से उसे देखा। मुझे किससे शादी करनी है उसके लिए मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं। जब वो बोला तो उसका लहजा भी रूखा था। वो दरवाजे से निकलने लगा था जब मलाइका ने उसे दोबारा आवाज़ दी, फराज, अगर तुम इस तरह नाराज़ होकर जाओगे तो मेरे दिल में हमेशा के लिए अफसोस रह जाएगा। तुम जानते हो मैंने कभी सॉरी नहीं किया, लेकिन मैं तुमसे सॉरी कर रही हूँ। अगर तुम्हारे दिल में हमारी दोस्ती के लिए ज़रा भी इज्जत है तो तुम मुझे माफ़ कर दोगे? फराज कुछ देर उसे देखता रहा, फिर मुस्कुरा दिया। मुझे तुम पर गुस्सा तो बहुत था, लेकिन मैं समझता हूँ किस्मत में हमारा साथ था ही नहीं। वो कहकर बाहर निकल गया तो हिना खुशी के मारे उसके गले लग गई। ये तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। उसने अलग होकर उसका चेहरा देखा। उसको रोता देखकर उसकी मुस्कुराहट सिकुड़ गई थी। मलाइका, तुम अब क्यों रो रही हो? हिना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे फ़ैसला करने में देर हो गई है। मैंने इब्राहिम को खो दिया है। आज वो कमरे में आए तो मैं मुंतज़िर ही रही। वो मुझे कहेंगे घर चलो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें नज़र आ गया, फराज को पता चल गया। जिससे मोहब्बत करती हूँ उसे क्यों महसूस नहीं हुआ? हो सकता है वो तुम्हारी तरफ से पहल के मुंतज़िर हो। हिना ने जैसे समझकर सर हिलाया। मलाइका, अब तक तुम उनके साथ बहुत ज़्यादती करती रही हो। अब इज़हार करने में पहल तुम्हें करना होगी। उसने 4 डिजिट डायल किए और फिर फ़ोन ऑफ कर दिया। ये तीसरी बार था। आखिरकार उसने पूरा नंबर डायल कर दिया। दूसरी बेल पर जब वो फ़ोन बंद करने वाली थी उसने फ़ोन उठा लिया। उसकी हेलो सुनते ही उसने फ़ोन काट दिया। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे उसने कोई चोरी की हो। साथ ही फ़ोन दोबारा बज उठा। तेज़ आवाज़ पर फ़ोन उसके हाथ में काम कर रह गया। इब्राहिम का फ़ोन था। उसने कान का बटन प्रेस करके फ़ोन कान से लगा लिया। फ़ोन क्यों बंद कर दिया था? उसकी हेलो सुनकर वो बोला था। वो गलती से नंबर मिल गया था। उसके बहाने पर वो शायद मुस्कराया था। चलो गलती से सही, अमल तो किया, इसी बहाने बात कर लो। चले, मुझसे गलती तो हुई, आपसे तो ये भी नहीं हुई। अब उसका कहका सुनाई दिया था। तुम इंतज़ार कर रही थी? क्यों, मैं पागल हूँ? वो नाराज़ी से बोली। क्यों, पागल अपने शौहर के फ़ोन का इंतज़ार करते हैं? शौहर को इतना पता नहीं कि उसकी कोई बीवी भी है। उसकी शिकायत पर कुछ देर के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई। सॉरी यार, आज मलाइका मुझे आना था लेकिन कैथी की वजह से बिज़ी रहा। आज उसकी फ़्लाइट थी, उसको छोड़ने एयरपोर्ट आया था। मलाइका की नज़र बेसाख्ता घड़ी की तरफ गई। रात का 1 बज रहा था। जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए। मलाइका, उसकी खामोशी महसूस करके उसने पुकारा था। मर गई मलाइका, उसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया और दोनों हाथों में मुँह छुपाकर रोने लगी। उसने डोरबेल की आवाज़ सुनी तो चौंक कर घड़ी की तरफ देखा। रात का 1:30 बज रहा था। वो उठकर बैठ गई। इस वक्त कौन आ सकता है? वो घबरा कर बाहर निकली। जाफिर हुसैन और नौशाबा भी अपने कमरे से निकल आए थे, जबकि अली लाउंज के दरवाजे में खड़ा था और अंदर दाखिल होने वाली हस्ती को देखकर वो सब हैरान से ज़्यादा परेशान हो गए थे। अंदर दाखिल होते ही उसकी पहली नज़र मलाइका पर पड़ी, जिसकी आंखें उसे देखकर फैल गई थी। उस पर से नज़रें हटाकर वो जाफिर हुसैन की तरफ मतवज्जे हुआ। बेटा, सब खैरियत है इस वक्त? फ़िरोज़ तो ठीक है? जी अंकल, सब ठीक है, मैं मलाइका को लेने आया हूँ। इस वक्त? उन्होंने कुछ हैरान होकर पहले इब्राहिम को फिर मलाइका को देखा। अंकल, पापा ने कहा था मलाइका को ले आओ। हाँ ठीक है बेटा, नौशाबा ने उसकी मुश्किल आसान कर दी थी। मलाइका बेटा, जाना है आपने? जाफिर हुसैन के पूछने पर सबकी नज़रें उस पर टिक गई थी। उसकी सर असबात में हिला था और इब्राहिम के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। कार ड्राइव करते हुए वो कुछ देर बाद उसे भी देख लेता था, जो मुंह मोड़े बैठी थी। उसने अचानक हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामा। मलाइका ने चौंक कर उसे देखा, जो सामने देख रहा था। उसने अपना हाथ खींचा, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी। हाथ छोड़िए मेरा। क्यों? वो मुस्कुराकर बोला।
मेरे साथ फ्री होने की ज़रूरत नहीं। तो किसके साथ फ्री हूँ? जिसे छोड़ने एयरपोर्ट गए थे। अब की बार वो कहका लगा कर हंस पड़ा। जेलस हो रही हो? मैं क्यों जेलस होंगी? वो मुँह बसोर कर बोली। अब के वो कुछ नहीं बोला और हाथ भी नहीं छोड़ा, और उसने भी नहीं छुड़वाया था। लाउंज का दरवाज़ा खुला था जब वो अंदर दाखिल हुए। फिरोज साहब इंतज़ार कर रहे थे। उनकी नज़र आगे खड़े इब्राहिम पर पड़ी थी। कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, कहाँ रह गए थे? कम से कम फ़ोन ही कर देते। उनकी बात मलाइका पर नज़र पड़ते ही अधूरी रह गई। उन्होंने खुशगवार हैरत से उसे देखा। बाबा, मलाइका ने फ़ोन करके बुला लिया था, उसे लेने गया था। मलाइका ने पूरी आंखें खोलकर उसे देखा। झूठ चाचा जी, मैंने नहीं बुलाया, ये मुझे लेकर आए हैं। वो सर झुकाए मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि वो हाथ मसलते हुए खड़ी थी। फिरोज साहब चलकर उसके सामने आए। बेटा, ऐसे क्यों खड़ी हो? ये तुम्हारा घर है, जब मर्जी आओ। सच बताओ, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है, लगता है घर जगमगाने लगा है। उनकी बात पर वो सर झुकाकर मुस्कुरा दी तो उन्होंने उसका माथा चूम लिया। सदा खुश रहो, जाओ, बहुत रात हो गई, आराम कर लो। वो उसका सर थपक कर मुड़ गए तो उसने गहरा सांस लेकर सर उठाया। कमरे की तरफ बढ़ते हुए उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने बहुत झिझकते हुए दरवाज़ा खोला था। अगले ही पल तेज़ी से चलती सांसें मामूल पर आई थी। वो कमरे में नहीं था। वो चलते हुए सोफे पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद वो अपने नाइट सूट में बाथरूम से बाहर निकला था। आज का दिन बहुत थकाने वाला था, वो कहते हुए बेड पर लेट गया। फिर उसकी तरफ करवट बदल कर उसे देखने लगा। मलाइका। अचानक सन्नाटे में उसकी जज्बात से बोझिल आवाज़ उभरी तो उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने नज़रें उठाकर उसे देखा। यहाँ आओ। उसने हाथ के इशारे से उसे बुला लिया। वो ट्रांस की कैफियत में चलती हुई उसके पास आकर बैठ गई। वो सर झुकाए उसके साथ नहीं बैठी थी, लेकिन जानती थी वो उसे ही देख रहा है। इब्राहिम ने उसका हाथ थामा तो उसकी नज़रें खुद ब खुद इब्राहिम की तरफ उठ गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। वहाँ से जब तुम मुझे पहली बार अच्छी लगी थी, पहली बार मुझे इन आंखों ने बहुत मुतासिर किया था। उसने शहादत की उंगली से उसकी आंख को छुआ। और मोहब्बत तब हुई जब मैंने तुम्हें दुल्हन के रूप में देखा। ये पीछे दीवार पर लगी तस्वीर देख रही हो? मैं हर रोज़ सोने से पहले इसे देखता और मेरी सुबह भी तुम्हारी तस्वीर को देखकर होती। और मैं उस दिन का इंतज़ार करने लगा जब तुम हकीकत में मेरे पास होगी, लेकिन सब मेरी सोच के बरक्स हुआ। उसने गहरा सांस लिया तो मलाइका की नज़रें शर्मिंदगी से झुक गई। मुझे तुम पर बड़ा गुस्सा था और मैंने कोशिश भी की मैं तुमसे नफ़रत करूं, लेकिन मैं तुमसे इस कदर मोहब्बत कर चुका था कि नफ़रत का एहसास भी मोहब्बत में बदल जाना था। मलाइका की आंखों में पानी जमा होने लगा। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी और वो जो बड़े मूड में अपनी कहानी सुना रहा था घबरा कर उठ बैठा। मलाइका, उसने परेशान होकर उसके हाथ हटाने चाहे, लेकिन वो एकदम उसके सीने से लग गई। मैं भी आपके बहुत प्यार करती हूँ, इतना ज़्यादा कि मैं आपके बगैर जी नहीं सकती। इब्राहिम एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर मुस्कुराकर दोनों बाजू उसके गिर्द फैला दिए। आप मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं कि मैंने ये सब क्यों किया? इब्राहिम ने नफ़ी में सर हिला दिया। जो गुजर गया वो ख़त्म हो गया। सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये काफ़ी नहीं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मैं तुमसे। मलाइका कितनी देर तक उसका चेहरा देखती रही। क्या मुझ पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है? उसे गौर से देखता पाकर वो शरारत से बोला तो वो सुर्ख होते चेहरे के साथ खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो? सोने। वो सोफे पर जाकर बैठ गई। इब्राहिम कुछ देर आंखों में उलझन लिए उसे देखता रहा। मलाइका ने मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा मोड़कर कंबल ऊपर तक ओढ़ लिया था, लेकिन कुछ सेकंड बाद कंबल इब्राहिम ने उसके ऊपर से खींचकर उतारा था। वो घबराकर सीधी हुई। ये कंबल मेरा है। वो कंबल लेकर वापस बेड पर चला गया, जबकि वो कितनी देर कंबल में ढके उसके वजूद को घूरती रही। फिर वो गुस्से से उठी। कंबल खींचने के लिए उसने हाथ बढ़ाया था, लेकिन इससे पहले उसका हाथ इब्राहिम के हाथ में आ गया था। उसने एक झटका दिया था और वो उसके ऊपर थी। इब्राहिम ने कंबल से चेहरा निकाल कर उसे देखा। मैडम, इस कंबल के साथ ये बंदा फ्री मिल रहा है, आखिरी पीस है, ले लें, वरना इस ऑफ़र से कैथी भी फ़ायदा उठा सकती है। वो जो मुस्कुराते हुए उसकी ऑफ़र सुन रही थी। आखिरी बात पर उसने बेसाख्ता मुक्का उसके कंधे पर रसीद किया था और वो कहका लगाकर हंस पड़ा था, और उन दोनों के साथ कमरे के दरो दीवार भी हंस पड़े थे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया ये नावल। मुझे इसी तरह के नावल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जैसे कि मैच्योर राइटिंग स्टाइल होता है, अच्छा स्टाइल होता है, मतलब एक सेंस समझ आती है कि अगर किसी करैक्टर ने कोई किया है तो उसकी वजह क्या है पीछे, ठीक है। मतलब अगर वो कोई रिएक्ट कर रहा है, कोई बुरा है, अच्छा है, तो उसके पीछे रिएक्शन भी समझ आना चाहिए। पास जगह पर हमें पता ही नहीं चलता कि वो इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रहा है, क्या वजह है, क्या नहीं है, तो वो बहुत अजीब सी स्टोरी लग रही होती है। लेकिन ये वाले नावल बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरह के मुझे नावल्स, और मैं आजकल इसी तरह के नावल्स ही आप लोगों को सुना रही हूँ। और
उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। मैं कोई अब लॉन्ग नावल स्टार्ट करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि लॉन्ग नावल्स टाइम टेकिंग होते हैं और आप लोग सही तरह से सुनते भी नहीं हैं। मेरा टाइम भी होता है और मुझे नुकसान भी होता है, और मुझे अब अपना कोई नुकसान नहीं करना। मेरे पास टाइम कम होता है और मुझे इसी टाइम में सब चीज़ों को मैनेज करना होता है, और मैं आप लोगों की पसंद को भी मलहूज़े ख़ातिर रखूँगी। लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को कोई लॉन्ग नावल स्टार्ट करके नहीं दे सकती, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, और आप लोग भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों का इस नावल के बारे में क्या फ़ीडबैक है और किस तरह का लगा ये आप लोगों को नावल। यकीनन ज़बरदस्त लगा होगा जैसे कि मुझे पसंद आया है। और ये इसका लास्ट पार्ट था। इसके अलावा जो अहम बात मुझे आप लोगों को करनी थी वो ये करनी थी कि तन्हा झेली रात हिज्जर कोई पता नहीं क्या था वो नावल, उसका कह रहे हैं कि सीज़न 2 भी है, उसकी हैप्पी एंडिंग है, जो कि मैंने समझा कि वो ख़त्म हो गया है। तो वो उसका सेकंड पार्ट मैं पढ़ूँगी। अभी मैं इसके बाद वो वाला पढ़ूँगी, लेकिन ये है कि वो आप लोगों को कल मिलेगा, तो आप लोग इंतज़ार कीजिएगा उसके सेकंड पार्ट का, मतलब सीज़न 2 का। तो सीज़न 2 में पता ही क्या होता है, अगर तो मतलब सीज़न्स ऐसे होते हैं कि अगर आप उसका एक सीज़न पढ़ लो और अगर आपने उसका दूसरा सीज़न पढ़ा है ना, मतलब आपको नहीं पता कि इसका कोई फर्स्ट सीज़न भी है, लेकिन आपने दूसरा पढ़ा है, तो आप लोग सेटिस्फाइड हो जाओगे, क्योंकि उसकी कहानी कंप्लीट होती है, आगे पीछे कुछ नहीं होता। तो वो एक कंप्लीट नावल होता है और इसी तरह का सिलसिला होता है। तो वो अब सेकंड सीज़न अगर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वो लिंक्ड होगा, किरदार थोड़े बहुत वही होंगे, बहुत सारे किरदार नए आ जाएंगे, लेकिन हमें उस कहानी में ये नहीं लगेगा कि ये कहानी इनकम्प्लीट है। ठीक है, जैसे कि ये वाली कहानी ये इनकम्प्लीट नहीं थी, ये कंप्लीट थी, लेकिन हैप्पी एंडिंग नहीं थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा था। लेकिन वो एक्चुअली मेरे पास PDF था और मुझे लगा कि आगे कोई एक और स्टोरी है। जिस तरह की एंडिंग हुई थी तो मैंने उसको पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा कि जितनी बकवास ये एंडिंग हुई है उसका दूसरा नावल भी वैसे ही बकवास होगा। मैंने कहा फिर मैंने तो पढ़ना ही नहीं है, तो फिर उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन अब मुझे फिर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, इसकी हैप्पी एंडिंग है और आप पढ़ें। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा इसकी हैप्पी एंडिंग है, तो अब मुझे आइडिया हुआ। तो फिर ठीक है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो कल दूंगी, आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। और वो एक कंप्लीट एक तरह से नावल होगा, उसका नाम चेंज होगा, सब कुछ अलग होगा, वो एक कंप्लीट स्टोरी होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।